अरे कोशिश तो कर, हल निकलेगा। आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन सा लक्ष्य साध। अरे निशाना तो लगा और फिर देख, सूखे रेगिस्तान से भी जल निकलेगा। और अगर तुझे तेरी किस्मत लगती है बंजर, तो मेहनत से अपने सपने सींच के तो देख, इस बंजर किस्मत से भी सफलता का फल निकलेगा। मेरा हार्दिक नमस्कार स्वीकार करिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई ठीक चल रही होगी। और हम लोगों की ये जो ब्रह्मास्त्र सीरीज़ चल रही है, आज के सेक्शन में हम लोगों ने कुछ ऐसे प्रश्नों को डिस्कस करना है जिसकी परीक्षा में पूछे जाने की बहुत प्रबल संभावना है। और अक्सर करके कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसमें आपको दिक्कत महसूस होती है, या फिर ये कह लीजिए कि परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको एक कंपटीशन ओरिएंटेड अप्रोच चाहिए। आपको यहाँ पर रिसर्च नहीं चाहिए। जब आप सिंगल लाइनर प्रश्नों को हैंडल कर रहे होते हैं, तब आपको उसमें रिसर्च अप्रोच की ज़रूरत नहीं होती है। आपको सीधे सीधे क्लियर कट कॉन्सेप्ट और क्लियर कट इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। यानी कि क्लैरिटी ऑफ विज़न भी बहुत आवश्यक है ना। तो आज हम लोगों ने कुछ ऐसे प्रश्नों को शामिल किया है जो आपके लिए हमेशा की तरह महत्वपूर्ण तो हैं ही, और प्रश्नों के उत्तर भी अलग अलग सामान्य तौर पे मिलते हैं। जल्दी से आप सब क्लास में आ जाइए, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। और प्रश्नों की शुरुआत थोड़ी टेक्निकल है, तो अब एक बात और, अपनी लेक्चर की शुरुआत करें इसके पहले ये कह सकते हैं कि मैं आपसे अपने अध्ययन की बेहतर जानकारी आपसे शेयर कर रहा हूँ। और ये निश्चित है कि हो सकता है कि आपका अध्ययन और बेहतर हो, तो आप किसी प्रश्न के उत्तर में अपने विवेक के अनुसार निर्णय करने के लिए स्वतंत्र हैं। मैंने जो बेहतर पढ़ा है अपनी समझ के अनुसार, वो आपको डिलीवर किया है। किसी भी प्रश्न के उत्तर में अगर आपको लगता है कि नहीं, आपका अप्रोच ज़्यादा बेटर है, तो आप अपने विवेक के अनुसार निर्णय करने के लिए स्वतंत्र हैं। और आइए, आज का पहला प्रश्न आपने देख ही लिया होगा, स्क्रीन पर है। और ये प्रश्न ये कह रहा है कि इल्तुतमिश के द्वारा गठित संगठन तुर्कान-ए-चहलगानी का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। ये ध्यान देने की बात है, हम लोग तुर्कान-ए-चहलगानी की बात कर रहे हैं और इसका उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है। और 4 विकल्प आपके सामने हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। फुतूह सलातीन, तारीख़ फ़िरोज़शाही, ताजुल मआसिर, या फिर तारीख़ मुबारक शाही। और मुझे उम्मीद है अगर आप इस प्रश्न में जवाब अगर सही दें, तो गलती से भी आप जियाउद्दीन बर्नी को मत चुनिएगा। अब आपके सामने विकल्प क्या आएगा, तो विकल्प जवाब देंगे आप सब। तो यहाँ पर सही जवाब है अब्दुल मलिक इसामी की पुस्तक फुतूह उस सलातीन में। ठीक है। अब इस प्रश्न को लेके थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, कुछ विवाद हैं। अब और बेहतर जानकारियाँ आपके पास क्या हैं, मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहली बात तो ये है, ये चीनी व्यापारियों के द्वारा भेंट किए गए 40 तुर्क गुलाम थे, ना कि संदर्भित समूह। आप ये ध्यान रखिए, वो कह रहे तुर्कान-ए-चहलगानी का पहली बार उल्लेख किसने किया। फुतूह सलातीन 1350 के आसपास लिखी गई है ये किताब। ठीक है। और एक बड़ी बात ये है कि जो मिन्हाजुद्दीन सिराज की पुस्तक तबकात-ए-नासिरी है, उसमें उन्होंने वो जो तुर्कान-ए-चहलगानी के सदस्य हैं ना, उसमें 25 गुलाम सरदारों का डिटेल दिया है। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। और जियाउद्दीन बर्नी ने इस 40 दल के लिए चहलगानी शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि 40 तुर्क गुलामों के लिए
तुर्कान चहलगानी शब्द का प्रयोग पहली बार कहाँ मिलता है? तो वो फुतूस सलातीन में है, और यहाँ पर यह भी ध्यान रखना चाहिए वो शब्द की बात कर रहा है, और वस्तुतः ये चीनी व्यापारियों के द्वारा भेंट किए गए, इल्तुतमिश को भेंट किए गए 40 तुर्क गुलाम थे। तो मुझे उम्मीद है इस प्रश्न में आपको कुछ डाउट आपका क्लियर हुआ होगा। इसके बावजूद भी आपको लगता है कि आपके पास बेहतर जानकारी है, तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, और अपने विवेक के अनुसार आप निर्णय करने के लिए स्वतंत्र हैं। ठीक है। एक बहुत शानदार प्रश्न है, राष्ट्रकूट शासक, ये तो आपको पता है कि राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष की जो लिखित कन्नड़ भाषा की पुस्तक है कविराज मार्ग। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कन्नड़ भाषा का यहाँ पर एक प्रश्न और आपको मिल रहा है, प्रथम काव्य ग्रंथ। ये प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, ऐसा तो आया ही है कि राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष की 2 पुस्तकें कौन कौन सी हैं, तो एक कविराज मार्ग दिख ही रही है आपको, और दूसरी आपको वो पता चलता है कि वो प्रश्नोत्तर मलिका भी है। और तमाम बातें मैंने हमेशा आपको पहले के लेक्चर में डिस्कस की है। यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कन्नड़ भाषा के प्रथम काव्य ग्रंथ कविराज मार्ग की विषय वस्तु क्या है? कविराज मार्ग की विषय वस्तु क्या है? राजनीति शास्त्र और अलंकार शास्त्र, या फिर व्याकरण, शब्द रचना, संगीत, दर्शन, शिल्प शास्त्र, या फिर काव्य विनोद? तो मुझे उम्मीद है आप कर पाएंगे। और अगर अभी भी डाउट है तो ये जवाब है राजनीति शास्त्र एवं अलंकार शास्त्र। किसी भी दशा में शिल्प शास्त्र और काव्य विनोद का ग्रंथ नहीं है ये, है ना। अभी बोले सर वो काव्य विनोद का ग्रंथ है, बिल्कुल भी नहीं है। कवि राजमार्ग, राजनीति का ग्रंथ है राजमार्ग, राजा के लिए निर्धारित कर्तव्यों और राजनीति के लिए निर्धारित नियमों का वो ग्रंथ है। तो विशेष तौर पे याद रखिएगा, राजनीति शास्त्र और अलंकार शास्त्र का ग्रंथ है। ये प्रश्न भी कई बार आया है और इसका जवाब आप दे पाएंगे। और मुझे आपसे अनुरोध भी करना है कि आप कृपया आज की टेस्ट सीरीज़ को, प्रश्नों को नोट कर लीजिएगा। प्रश्नों की जो विषय वस्तु है ना, वो एक जैसी है। तो अब आपको ये पता है कि सम्रांगण सूत्राधार ग्रंथ किसने लिखा है, तो वो है परमार शासक भोज। विषय वस्तु पूछ रहा है क्या है, तो एकदम क्लियर कट कॉन्सेप्ट है, शिल्प शास्त्र एवं वास्तु स्थापत्य कला का ग्रंथ है सम्रांगण सूत्राधार। बढ़िया हो गया। आगे बढ़ूं, अगले प्रश्न को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, अब देखिए, ये चालुक्य शासक सोमेश्वर तृतीय की बात है। तो पहली बात तो ये है कि इसका जो ग्रंथ है मानसोल्लास, ठीक है। ये भी अक्सर पूछा गया है कि सोमेश्वर तृतीय की रचना का नाम बताइए, या फिर प्रश्न ऐसे आया है कि मानसोल्लास ग्रंथ किसने लिखा है। सोमेश्वर प्रथम, द्वितीय और तृतीय कंफ्यूजन होता है, तो फिलहाल सोमेश्वर तृतीय का ग्रंथ है मानसोल्लास। इतनी बात क्लियर हो गई। इसी ग्रंथ को अभिलाषार्थ चिंतामणि भी कहा गया है। आई थिंक ये बात भी आपकी क्लियर हो जानी चाहिए कि विषय वस्तु क्या है। तो अब आपके सामने शिल्प शास्त्र के 2 ग्रंथ आ रहे हैं। एक तो आपने अभी पढ़ा सम्रांगण सूत्राधार, और दूसरा है शिल्प शास्त्र विषयक। बाकी तीनों गलत हैं। क्लियर हुआ? याद रखिएगा, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, प्रश्नों का एक नेचर है पेपर सेट करने का कमीशन का, और कुछ विशेष प्रश्न कुछ विशेष परीक्षा में रिपीट होने की परंपरा है। पता नहीं कौन सा प्रश्न कहाँ से रिपीट हो जाए, और फिर ये देखिए, इस प्रश्न का उत्तर भी आपको पता ही है। ये पता है आपको कि कृष्णदेव राय का एक ग्रंथ है आमुक्तमाल्यद, ठीक है।
और इसी ग्रंथ को कहा गया है विष्णु चित्तीय। अथवा देखिए, अथवा शब्द यहां लिखा हुआ है। इसकी विषय वस्तु क्या है? राजनीति, व्याकरण, संगीत, शिल्पशास्त्र। तो ध्यान रखिएगा, आमुक्तमाल्यद की विषय वस्तु भी है राजनीति शास्त्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक बार ऐसे भी आया है, ये बताइए आमुक्तमाल्यद की जो शब्दावली है इसका अर्थ क्या है? तो यहाँ पर सामने स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, बढ़िया से, जल्दबाजी मत करिए। आमुक्तमाल्यद का शाब्दिक अर्थ है मोतियों की माला। एक बात, राजनीति का ग्रंथ है, अर्थ क्या है? मोतियों की माला। कई बार आया है। जो संत हैं ना, आलवार संत विष्णु चित्तीय, उनकी दत्तक पुत्री आंडाल, इनको दक्षिण भारत की मीरा भी कहा गया है। ध्यान दीजिएगा, दक्षिण भारत की मीरा, दक्षिण भारत की मीरा। तो ये अपने हाथों से सुंदर पुष्पमालाएं गूंथ कर उन्हें भगवान को अर्पित करती थीं। यह ग्रंथ तेलुगु साहित्य पर वैष्णव धर्म के प्रभाव के प्रारंभ का संकेतक है। यानी तेलुगु साहित्य पर वैष्णव धर्म का प्रभाव की शुरुआत इसी ग्रंथ से होती है, आमुक्तमाल्यद से। विशिष्टाद्वैतवाद, यानी आपको पता है रामानुजाचार्य साहब का है ये, प्रतिपादित करने वाला यह प्रथम प्रबंध काव्य तेलुगु साहित्य की अनुपम कृति है। बात समझ में आ रही है? कुछ क्लियर कट मामला यह है कि मोतियों की माला, और फिर राजनीति शास्त्र का ग्रंथ, और फिर कृष्णदेवराय के द्वारा रचा गया, और फिर इसकी विषय वस्तु एक बार यूपीएससी ने पूछा है कि किस ग्रंथ में विष्णु चित्तीय और उनकी दत्तक पुत्री गोदा या आंडाल एवं भगवान श्री कृष्ण के बीच प्रेमा भक्ति का वर्णन हुआ है, तो वो यही ग्रंथ है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने सुझावों से, अपने अनुभवों से मुझे आप कमेंट बॉक्स में अवगत करा सकते हैं। कुछ अनुत्तरित प्रश्न हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर दिए होते हैं। और मैं कोशिश करता हूं कि बेहतर जानकारियां आपको दे सकूं, मेरी पूरी कोशिश होती है। कभी कभार ऐसा हो सकता है एक ही प्रश्न को लेके अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग जवाब मिले, तो इतिहास विषय की ये विषय वस्तु ही ऐसी है, इस विषय की प्रकृति और इसका नेचर ही ऐसा है कि हो सकता है कहीं पर कुछ और विवरण डिटेल मिल जाए। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। तब हम जाते हैं सरकारी पुस्तकों पर, रेफरेंस टेक्स्ट बुक में क्या लिखा हुआ है और उसमें क्या अप्रोच बन रही है। पुराणों में सर्वाधिक लोकप्रिय पुराण कौन सा है? पुराणों में सर्वाधिक लोकप्रिय पुराण कौन सा है? भागवत, मत्स्य, विष्णु और शिव पुराण। और अगर कहीं आपने इसमें विष्णु पुराण चुना है तो गलत है, जैसा कि छात्रों ने मेरे पास इस प्रश्न को भेजा था। और यहाँ पर सही जवाब है भागवत पुराण। इस बात को याद रखिएगा, सर्वाधिक लोकप्रिय पुराण भागवत पुराण है, ठीक है ना। बाकी आपको पता है प्राचीन कौन सा है, मत्स्य पुराण है। तो लेकिन यहाँ पे लोकप्रिय पुराण की बात आ रही है तो जवाब भागवत पुराण होगा। और इस प्रश्न को भी थोड़ा सा देख लीजिए आप। किस पुराण युग्म को विश्वकोश का दर्जा प्राप्त है, विश्वकोश कहा जाता है? बताएंगे क्या मुझे? ये प्रश्न कहीं ना कहीं किसी ना किसी कमीशन में स्टेट लेवल की असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में पूछा गया है। आज के प्रश्न जो आपने ही मुझे भेजे हैं ना, उसमें मैंने सिलेक्शन किया है प्रश्नों का और उन्हीं प्रश्नों को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, विष्णु पुराण और भागवत पुराण, शिव पुराण, वायु पुराण, मत्स्य पुराण और मार्कंडेय पुराण। और फिर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कहीं इस प्रश्न का उत्तर विष्णु पुराण और भागवत पुराण आपने चुना है तो ये जवाब गलत है। सामान्य तौर पे यही उत्तर मिल रहा है लोगों को।
और यहाँ पर मेरी जानकारी में जो बेहतर है वो यही है, अग्नि पुराण एवं भविष्य पुराण को विश्व कोश का दर्जा दिया गया है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? नोट कर रहे हैं? प्रश्न बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा सिलेक्शन है। आपका अध्ययन भी ये दिखाता है कि आप सभी बहुत गंभीरता से पढ़ रहे हैं। और ये ध्यान रखिएगा कि केवल पीजीटी में आपको पता है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की जो वैकेंसी आई थी उसमें 14 पोस्ट हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है? 14। 10 बॉयज़ के लिए और 4 गर्ल्स के लिए हैं। तो फॉर्म कई लाख लोगों ने भरा है। सिलेक्शन कितने लोगों का होना है? 14 लोगों का ही सिलेक्शन होना है। अब ये थोड़ी बड़ी कड़वी लेकिन गंभीर बात है। 14 विद्यार्थियों का सिलेक्शन होना है अंतिम रूप से, 10 छात्रों का और 4 छात्राओं का। तो इसका मतलब है कि बड़ा सेलेक्टेड और बड़ा कंपटीशन ओरिएंटेड अप्रोच आपको डेवलप करना होगा। इस बात को मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं। समझ पाएंगे तो ठीक है, नहीं समझ पाएंगे तो कैरियर आपका है। और ये कह रहे हैं कि प्रथम सूफी जो भारत भ्रमण करने के उद्देश्य से समुद्री मार्ग से भारत आए, समुद्री मार्ग से भारत भ्रमण करने के, इनका उद्देश्य कोई धर्म का प्रचार करना नहीं था। मंसूर बिन हल्लाज हैं, मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, अल हुज़वीरी हैं या फिर ख्वाजा उस्मान हारूनी है। यहाँ से 3 प्रश्न बनेंगे आपको, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए। ये हैं मंसूर बिन हल्लाज, पहले सूफी जिन्होंने समुद्री मार्ग से भारत की यात्रा के संदर्भ में भारत की धरती पर अपने कदम रखे। और भी कई प्रश्न हैं, मैंने उनको प्रश्नों के रूप में कन्वर्ट ना करके केवल आपको सूचनाओं के रूप में डिलीवर कर देना है। आप चाहें तो इसे देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बेहतर होगा। एक प्रश्न ये भी आया है कि ये बताइए कि किस सूफी संत ने खुद को अनल हक यानी अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ईश्वर हूं, घोषित कर दिया? तो वो मंसूर बिन हल्लाज साहब ही हैं। और अनल हक घोषित करने वाले, कई बार प्रश्न आया है, खलीफा ने इनको मृत्युदंड दे दिया। एक इंफॉर्मेशन वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात है, अल हुज़वीरी साहब, इनका एक ग्रंथ है, इनकी उपाधि है दाता गंज बख्श, और इनकी एक पुस्तक है कश्फ उल महजूब। अल हुज़वीरी साहब की एक पुस्तक है कश्फ उल महजूब, जो सूफी दर्शन और सूफी सिद्धांतों पर उपलब्ध पहली रचना मानी जाती है। क्लियर हुआ? और फिर ये याद रखना है आपको, एक बार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस की परीक्षा में या फिर समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में पूछा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके निर्देश पर भारत आए या उनके गुरु कौन थे? तो ये ख्वाजा उस्मान हारूनी या हारून वस्तुतः मोइनुद्दीन चिश्ती के आध्यात्मिक गुरु थे। उनके आदेश पर ही मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए थे, आपको पता है। मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे, आपको ये भी पता है। और मोहम्मद गौरी इनको सुल्तान उल हिंद की उपाधि देता है, आपको ये भी पता है। हिंदुस्तान का आध्यात्मिक गुरु क्लियर हो रहा है। शेख उल हिंद सलीम चिश्ती हैं, सुल्तान उत तारिकीन हमीदुद्दीन नागौरी हैं। याद रखिएगा, सूफी आंदोलन पर भी मैं आपसे अभी भविष्य में एक लेक्चर ले लूँगा स्पेशली, और प्लानिंग मेरी बहुत है, लेकिन अब बहुत धीरे और आराम से चीज़ों को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अंतिम प्रयास है, समझें और अपनी अप्रोच को एक जगह पर स्टेबल करें। वो कह रहे हैं मेरी खानकाह में, खानकाह मतलब मेरा आश्रम, जो मेरी जगह है जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ पर 2 दरवाजे हैं। सुल्तान अंदर आएगा तो मैं बाहर चला जाऊँगा। मतलब कौन सा एक ऐसा सूफ़ी सिलसिला है जिसने राज्य के साथ, सुल्तान के साथ संबंध नहीं रखे? तो वो चिश्ती सिलसिला है, पहली बात तो।
और वो हैं साहब निज़ामुद्दीन औलिया साहब, योगी सिद्ध साहब। ठीक है, इनको महबूब इलाही भी कहा गया है। देखिए कितनी बढ़िया बातें हैं, प्रश्न हमेशा आए हैं और सरल प्रश्न ही आए हैं। मेरी जो ऑलरेडी टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें 125 प्रश्नों में आप 20 प्रश्न तो एकदम सरल गलत कर रहे हैं। मेरी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में क्लास से बहुत से छात्र जुड़े हुए हैं और बहुत से लोग जुड़ रहे हैं। परेशानी ये है कि हर पेपर में 15 से 20 प्रश्न, अति सरल प्रश्न आप गलत कर रहे हैं। तो निश्चित है ये प्रश्न अगर संभल जाएं तो बहुत अच्छा है। एक चीज़ और बताते हैं कि राज्य के साथ संबंध किस सिलसिले ने रखा, राज्य के साथ संबंध किसने रखा, तो उस सिलसिले का नाम है सोहरावर्दी सिलसिला। मुझे उम्मीद है बढ़िया कर रहे हैं सब लोग और क्वेश्चन नंबर 10 पर नज़र डाल सकते हैं और अच्छा प्रश्न है। राजस्थान की राधा तो वो हैं मीराबाई। बहुत बढ़िया प्रश्न है, वाह भाई वाह। दक्षिण भारत की मीरा वो आंडाल हैं। ठीक हो रहा है। राजस्थान के कबीर तो वो दादू दयाल जी हैं। महाराष्ट्र के कबीर तो वो संत तुकाराम हैं और दक्षिण भारत की मीरा आंडाल हैं। 4 3 2 1। तो अब हम लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देख सकते हैं 4 3 2 1 तदनुसार यहाँ पे सी वाला विकल्प आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। कौन कहता है यदि भाग्य ने मेरा साथ दिया, भाग्य ने मेरा साथ दिया तो मैं मुगलों को आसानी से हिंदुस्तान के बाहर खदेड़ दूंगा। मुगलों ने केवल अफगानों की फूट के कारण ही हिंदुस्तान का साम्राज्य प्राप्त किया है। तो बिल्कुल आप इसमें हेमू विक्रमादित्य मत लगाइएगा और वो शेरशाह सूरी हैं। ठीक जा रहा है। मुझे बता सकते हैं कितने लोगों ने 3 प्रश्न गलत किए? 11 प्रश्नों में 3 प्रश्न कितने विद्यार्थियों ने गलत कर दिए, बताएंगे? तो 3 प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। और फिर से एक सामान्य बात, और वो बात यही है, आप चाहें तो मेरी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। 125 बहुमूल्य प्रश्नों का संग्रह हर पेपर में, 125 अति विशिष्ट प्रश्नों का संग्रह इतिहास के प्रत्येक टॉपिक से, प्राग ऐतिहासिक काल से शुरू करके और 1965 तक हर टॉपिक से आपको 2 से 3 प्रश्न मिलते हैं। 125 प्रश्नों की इस श्रृंखला में आपको पूरे इतिहास को रिवाइज करने का मौका मिलता है। आप चाहें तो इस मेरी वैज्ञानिक टेस्ट सीरीज़ को स्क्रीन पर दिए गए नंबरों के माध्यम से व्हाट्सएप के द्वारा संपर्क करके ज्वाइन कर सकते हैं। मैं खुला आमंत्रण है। और तो और इसके साथ में आपकी रिवीजन की प्रक्रिया में मेरी एक बुकलेट काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकती है, जिसमें एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न के तीनों खंडों को 250 पृष्ठों में डिस्कस किया गया है। परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कवर किया गया है। प्रामाणिकता के साथ सैकड़ों छात्र आपकी क्लास से सफलता की सीढ़ियां चढ़े हैं। और आप चाहें तो इस पुस्तक को स्क्रीन पर दिए गए नंबरों के माध्यम से संपर्क करके अपनी अध्ययन सामग्री में शामिल कर सकते हैं। ये पुस्तक आपके अंतिम रूप से रिवीजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
आपका स्वागत है। और अब लौटिए अगले प्रश्न पर। किस अफ़गान शासक ने इस्लामी कानूनों को संहिताबद्ध करवाया? वाह भाई वाह, अफ़गान शासक की बात आ रही है भाई। इस्लाम शाह शूरी, शेर शाह, सिकंदर शाह, बैलोल लोदी। तो बिना देर किए हुए जवाब हैं इस्लाम शाह सूरी। इस्लामी कानूनों को संहिताबद्ध कराने के लिए, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि वो नियम कानून जो राजनीति में काम आएंगे उनका एक ग्रंथ तैयार करवाया। इस इंफॉर्मेशन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस्लाम शाह शूरी ने एक ग्रंथ बनाया जो इस्लामी कानूनों का संग्रह है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अकाल संहिता का निर्माण करवाया। ये प्रश्न भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। गयासुद्दीन तुगलक ने भी एक विधि संहिता, मतलब इस्लामी कानूनों का एक संकलन करवाया। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। फिरोज शाह तुगलक ने भी फ़िक़्ह फिरोज शाही नामक ग्रंथ में, फ़ारसी भाषा की पुस्तक है, इस्लामी कानूनों को संग्रह करवाया। बिल्कुल ठीक बात है। औरंगजेब ने अरबी भाषा में फतवा-ए आलमगीरी नामक पुस्तक में इस्लामी कानूनों का संग्रह करवाया, जो कि मुस्लिम कानूनों का डाइजेस्ट कही जाती है। ये पुस्तक भी कई बार पूछी गई है। तो जितने भी इस्लामी कानूनों के संग्रह हैं आपकी नज़रों के सामने हैं। बेहतर है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। इसमें से बहुत सारे प्रश्नों ने बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। और अब प्रश्न है, पंचवर्षीय बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? विकल्प को देखें, बगैर ही उत्तर आपके दिमाग में आना चाहिए। और ये हैं 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने एक वर्षीय बंदोबस्त को समाप्त करके पंचवर्षीय बंदोबस्त की शुरुआत की, है ना। रॉबर्ट क्लाइव ने एक वर्षीय बंदोबस्त की शुरुआत की थी और 65 से 72 तक लूटपाट होती रही। ऐसा कहा गया है कि बंगाल में लुटेरा राज्य चलता रहा। और फिर वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 में पंचवर्षीय बंदोबस्त की शुरुआत की। बेहतर है। और अब मुझे बता सकते हैं आप कि किसी भारतीय भाषा में ध्यान रखिएगा, प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो वो है मार्शमैन का दिग्दर्शन। बिना किसी उसके संवाद कौमुदी नहीं। ये हिंदी भाषा का है। भारतीय भाषा में पूछ रहा है। ये बंगाली भाषा का पहला समाचार पत्र है, किसी के द्वारा प्रारंभ किया गया। तो आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बंगाल गज़ट गंगाधर भट्टाचार्य अंग्रेज़ी में, उदंड मार्तंड बाबू जुगल किशोर हिंदी में, संवाद कौमुदी बंगाली में राजा राम मोहन रॉय के द्वारा 1821 में, और दिग्दर्शन 1818 में है मार्शमैन के द्वारा। ठीक है। तो भारतीय भाषा में, यानी कि भारत में बोली जाने वाली, लिखी जाने वाली, पढ़ी जाने वाली भाषा, बंगाली भाषा में संपादित और निकला पहला समाचार पत्र है और उसका नाम है दिग्दर्शन। आई थिंक क्लियर हो गया। और एकदम सरल प्रश्न है, बताइएगा 1857 के विद्रोह के उपरांत किस महिला को रंगून निर्वासित कर दिया गया? बेगम हजरत महल, जीनतुन्निसा, जलकारी बाई या फिर जीनत महल? जवाब आप देंगे, उम्मीद है दे पाएंगे। और बेगम हजरत महल तो नेपाल चली गई थी, आपको पता है। जीनत महल बहादुर शाह जफ़र की पत्नी है। ये बहादुर शाह जफ़र, तो ये चले गए थे। इन लोगों को म्यांमार रंगून निर्वासित कर दिया गया। और अगला प्रश्न 16 नंबर आप देख पाएंगे, कौन से ब्रिटिश सेनानायक
57 के विद्रोह में लखनऊ में मारे गए, अपना जीवन खो दिया। निकलसन, ह्यूरोज, नील हैवलॉक, हेनरी लॉरेंस, हडसन, कर्नल वॉग, हेनरी लॉरेंस और जॉन लॉरेंस। आप जवाब दीजिए मुझे, और अगर नहीं दे पा रहे हैं तो नील हैवलॉक एवं हेनरी लॉरेंस ये लखनऊ में मारे गए। आपको ध्यान देना चाहिए, जॉन निकलसन दिल्ली में मारा गया था। जॉन निकलसन दिल्ली में मारा गया था। बहुत विशेष प्रश्न है। और अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 है, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। किसने लिखा कि राष्ट्रीयता के अभाव में भी यह स्वतंत्रता संग्राम था? राष्ट्रीयता के अभाव में भी यह स्वतंत्रता संग्राम था। सुरेंद्रनाथ सेन, विनायक दामोदर सावरकर, आर.सी. मजुमदार या फिर टी.आर. होम्स। और मुझे उम्मीद है यहाँ पर आप ट्रायल एंड एरर मेथड को यूज़ करके जवाब ढूंढ पाएंगे, और वो हैं सुरेंद्रनाथ सेन, जो इसके सरकारी इतिहासकार भी हैं 57 के विद्रोह के। ठीक है। विनायक दामोदर सावरकर ने इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। विनायक दामोदर सावरकर ने इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। और आर.सी. मजुमदार जी ने कहा था कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम था, ना तो राष्ट्रीय था, और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। मुझे उम्मीद है मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं है, आप मुझे अच्छे से फॉलो अप कर रहे हैं, समझ रहे होंगे। इस प्रश्न को नज़र डालिए। 4 प्रश्न हैं इसमें। कर्जन ने 1901 में सिंचाई आयोग की स्थापना, तो पहला बात तो ये है कि सिंचाई आयोग की स्थापना किसने की? कर्जन ने की। कब की? 1901 में की। अब ये पूछ रहा है किसकी अध्यक्षता में की? किचनर नहीं है, एंड्रयू फ्रेजर नहीं है, रॉबर्टसन नहीं, कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ हैं। क्लियर हुआ? मुझे उम्मीद है। तो 3 और नाम जो हैं उनको भी आप थोड़ा देख लीजिए। और अब यहाँ पर 3 प्रश्न और इसमें हैं। 1902 में कर्जन ने एंड्रयू फ्रेजर के नेतृत्व में पुलिस आयोग की स्थापना की। किचनर के नेतृत्व में सैन्य सुधार हुए, और पी. रॉबर्टसन के नेतृत्व में रेलवे आयोग का गठन 1901 में हुआ। ये सारे प्रश्न कहीं ना कहीं किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। मैं बार बार आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके कैरियर की कोई कीमत नहीं है। अगर आपने अपने इतिहास विषय को सहज भाव से, सरल ढंग से एक बार पूरा पढ़ा है, विशेषीकृत अध्ययन नहीं भी किया है, तो भी आप रिवीजन पर बने रहें और मेरी टेस्ट सीरीज़ से जुड़ें, YouTube पर जुड़ें। और मेरी जो YouTube से इतर एक टेस्ट सीरीज़ चल रही है ऑनलाइन, उससे भी जुड़ें। मेरी जो कोशिश ये है, पूरे इतिहास को ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में कन्वर्ट कर दिया है। कहाँ से प्रश्न बनेगा? प्रश्न तो कहीं से भी बन सकता है, और आप कितना भी पढ़ लें, 15 प्रश्न आपको हर पेपर में नए मिलेंगे, 2 से 3 प्रश्न विवादित मिलेंगे। आप मेरी बात को आत्मसात तब कर पाएंगे जब परिणाम आएगा, चाहे परिणाम कैसा भी आए, लेकिन आपको ये बात याद रहेगी कि सर ने ऐसा कहा था इसलिए परिणाम अच्छा आया, या भगवान न करे किसी का परिणाम अच्छा नहीं आया। आज आपको मेरे साथ इस रिवीजन के महासंग्राम में शामिल होना होगा। मैं बार बार आपको आमंत्रण दे रहा हूं। अभी भी मैं जानता हूं
विनम्रता पूर्वक कह रहा हूँ, अभी भी बहुत सारे छात्र और छात्राएं गंभीरता से तैयारी की ओर अग्रसर नहीं हैं। वो परीक्षा की तिथियां घोषित होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये बहुत गलत अप्रोच है। 5 से 6 घंटे की पढ़ाई आपकी लगातार चलती रहनी चाहिए। ये आपकी पढ़ाई को मेंटेन रखेगा। फिलहाल नैतिकता का संभाषण नहीं कर रहा हूँ, आपको केवल संभाल रहा हूँ। इस प्रश्न को देखिए, कांग्रेस के संदर्भ में ये कथन किसका है? कांग्रेस सूर्य के रथ पर चढ़ना चाहती है और अज्ञात में छलांग लगाना चाहती है। हम कांग्रेस को साबुत नहीं रहने देंगे और मुझे उम्मीद है इस प्रश्न का जवाब आप देंगे और दीजिए। आप सभी से इस प्रश्न का उत्तर मुझे चाहिए। बताइए। और अगर आपने कर्जन जवाब दिया है तो देखिए जवाब गलत है। कर्जन कहता है, भारत में रहते हुए मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मैं कांग्रेस की शांतिपूर्ण मृत्यु में सहयोग कर सकूं। कर्जन ये कहता है। ये स्टेटमेंट बेसिकली लॉर्ड डफरिन का है। अब आप कहेंगे नहीं सर कर्जन का ही है, तो ठीक है, आप अपने विवेक के अनुसार निर्णय करिए। हम कांग्रेस को साबुत नहीं रहने देंगे। आप कहते हैं अगर ये स्टेटमेंट कर्जन का है तो बिल्कुल आप इसको अपने विवेक के अनुसार निर्णय करिए। मैंने बताया है ये लॉर्ड डफरिन का स्टेटमेंट है और डफरिन ने ये बात 1888 में बंबई के गवर्नर रे को लिखी थी। बंबई के गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर कह सकते हैं, रे को लिखी थी। मुझे उम्मीद है आपके डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे और मुझे बहुत कुछ नहीं कहना है, अगले प्रश्न की ओर जाना है। अभिनव भारत संस्था ने बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। किस क्रांतिकारी को खतरनाक बमों की कला सीखने के लिए पेरिस भेजा था? पेरिस भेजा था। यहां पर पेरिस में लिख रहा हूं, पेरिस शायद टाइपिस्ट ने टाइप नहीं किया। तो खतरनाक बम बनाने की विधि सीखने के लिए पेरिस किसको भेजा गया? तो वीडी सावरकर, पांडुरंग महादेव बापट, हेमचंद्र दास कानूनगो या फिर अनंत लक्ष्मण कनारे को? और यहां पर जवाब है पांडुरंग महादेव बापट। अभिनव भारत ने पांडुरंग महादेव बापट को भेजा है और अनुशीलन समिति ने हेमचंद्र दास कानूनगो को भेजा है। याद रखिएगा, क्लियर कट, अनुशीलन समिति ने हेमचंद्र दास कानूनगो को खतरनाक बमों को बनाने की विधि सीखने के लिए पिक्रिक बम, ध्यान रखिएगा, पिक्रिक एसिड बम पेरिस भेजा था। यह अनुशीलन समिति है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है बड़ी बेहतरीन आज आपको जानकारियां मिली होंगी और अभी मिलेंगी आगे। इसके बाद भी अंत में यह कहता हूं कि अगर आपको लगता है कि कुछ और बेहतर जानकारी आपके पास है तो आप अपने विवेक के अनुसार सही निर्णय करें। हर बार आज यही बात मैंने बोली है। अब देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान फ्रैंक मॉरिस ने गांधी के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया? देशद्रोही फकीर, अधनंगा फकीर, प्रोफेशनल रीडर, कर्मवीर।
सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में फ्रैंक मॉरिस ने गांधी के लिए कौन सा चर्चित अपमानजनक उपाधि सूचक शब्द प्रयोग किया? वो है अधनंगा फकीर। साफ तौर पर मैं बता रहा हूं, कभी कभी ऐसा है डाउट में थोड़ा सा हल्का फुल्का प्रत्युत्तर, कभी कभी ऐसा होता है कि सर्वाधिक सही विकल्प चुनना होता है। प्रश्न ऐसे होता है कि यदि आपको लगता है कि चारों विकल्प सही हैं या चारों विकल्प गलत हैं, तो उस विकल्प का चयन करिए जो आपको सर्वाधिक सही प्रतीत होता है। तो कभी कभी अधनंगा फकीर के लिए विंस्टन चर्चिल का नाम चुन लिया जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अधनंगा फकीर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान ही उन्हें फ्रैंक मॉरिस ने कहा है, और विंस्टन चर्चिल ने बेसिकली उनको देशद्रोही बुड्ढा फकीर कहा है। देशद्रोही बुड्ढा फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा था, प्रोफेशनल रीडर मार्टिन बर्गिस ग्रीन ने कहा था। इतनी बात क्लियर हुई? अच्छा, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय वो चर्चिल गुस्से में कहते हैं कि जिस समय हम पूरी दुनिया में सब जगह जीत रहे हैं, उस समय इस कमबख्त देशद्रोही बुड्ढे फकीर ने हमारी नाक में दम कर रखा है। तो कभी कभी, अब जैसे ये प्रश्न कई बार इधर उधर घुमा फिरा के आया है, फ्रैंक मॉरिस नहीं है उसमें, अधनंगा फकीर किसने कहा, फ्रैंक मॉरिस उत्तर में नहीं है, तो विंस्टन चर्चिल आप चुन सकते हैं, कोई डाउट नहीं है इसमें, वो करीबी जवाब होगा। लेकिन ये देखिए, यहां पर मैंने आपको क्लियर कट बताई हैं चीजें। क्या बात है, वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। किस शासक वंश युग्म के सिक्के हमें स्पष्ट रूप से नहीं मिलते? अब देखिए, केवल राष्ट्रकूट एवं चोल, आपको पता है चोलों के सिक्के मिले हैं। राष्ट्रकूट एवं पल्लव, राष्ट्रकूट पल्लव एवं पाल, चालुक्य चोल एवं पल्लव। तो मुझे बताएंगे आप? अब देखिए, दो विकल्प तो इसमें एलिमिनेट हो गए, चोलों के सिक्के मिलते हैं, तो ये दो विकल्प हट गए। अब मुझे बताइए कि इन दो में कौन सा एक विकल्प होगा? तो अब ध्यान देना होगा, फिर से समझिए, तीन वंश के शासकों के सिक्के हमें नहीं मिलते। अब ध्यान से सुनो, सुनने और समझने के बाद यदि आपको लगता है कि आपके पास बेहतर जानकारी है, तो आप इस प्रश्न का उत्तर पुनः अपने विवेक के अनुसार निर्णय करिएगा। आप ध्यान रखिएगा, राष्ट्रकूटों के सिक्के नहीं है, पालों का 300 वर्षों का इतिहास, और हमारे पास एक भी सिक्का उपलब्ध नहीं है। पल्लवों का कोई भी सिक्का हमें स्पष्ट रूप से नहीं मिलता। बोले नहीं सर, मिले, पल्लवों के सिक्के मिले हैं, ठीक बात है। किसी भी एक पल्लव शासक का स्पष्ट रूप से नाम किसी भी सिक्के पर अंकित हो तो मुझे बताइएगा। केवल विद्वानों ने अपने शोध के अनुसार ये कहने का प्रयास किया है कि ये सिक्के इनके भी हो सकते हैं, इनके भी हो सकते हैं, ये उपाधियां इनकी भी थी, तो ये इनके भी हो सकते हैं, इनके भी हो सकते हैं। उस कालखंड से हमें सिक्के यद्यपि मिलते हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से ये कहा नहीं जा सकता कि ये किस पल्लव शासक के सिक्के हैं। शासक वंश युग्म के स्पष्ट रूप से सिक्के नहीं मिलते। अच्छा, ठीक वैसे ही दो और उदाहरण देता हूं मैं आपको। भारतीय इतिहास में सर्वाधिक अश्वमेध यज्ञ करने का श्रेय किसको है? 18। तो आप कहेंगे सर वो केरल के शासक हैं मयूर शर्मन, यही ना? केरल के शासक मयूर शर्मन ने भारतीय इतिहास में सर्वाधिक 18 अश्वमेध यज्ञ किए।
18 क्लियर है 18। अब समुद्रगुप्त की एक उपाधि है अनेकाश्वमेध याजिन, अनेकों अश्वमेध यज्ञों को करने वाला, अनेकों अश्वमेध यज्ञों को करने वाला मतलब कितने, ये क्लियर है ही नहीं। 18 से कम भी हो सकते हैं, 18 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो आज भी हम यही मानते हैं कि मयूर शर्मन की संख्या फिक्स है 18। दैट इज क्लियर। अच्छा, जैसे कहते हैं कि मौर्य काल में भी हमें सिक्के मिलते हैं ना, आहत सिक्के मौर्य काल की मानक मुद्राएं हैं। पंचमाग्ध कॉइन्स मौर्य काल की आहत मुद्राएं हैं। लेकिन क्या आप मुझे स्पष्ट रूप से ये बता सकते हैं कि ये सिक्का चंद्रगुप्त मौर्य का है, ये बिंदुसार का है, ये अशोक का है? किसी भी सिक्के पर स्पष्ट रूप से किसी भी मौर्य शासक के नाम का चित्रांकन अंकन नहीं हुआ है। हाँ, ये कहते हैं कि इस चिन्ह के आधार पे ये चंद्रगुप्त मौर्य का है, इस चिन्ह के आधार पे ये अशोक का सिक्का हो सकता है। लेकिन किसी भी मौर्य शासक का नाम स्पष्ट रूप से किसी भी सिक्के पर अंकित नहीं है। क्लियर हो गई बात? इसी तरह किसी भी पल्लव वंश के शासक का नाम स्पष्ट रूप से मेरी जानकारी में अभी तक अंकित नहीं है। आपके पास बेहतर जानकारी है अगर, तो विनम्रता पूर्वक उसका स्वागत है। आप अपने विवेक से निर्णय करने के लिए स्वतंत्र हैं। अगले टेस्ट पेपर में भी मैं आपसे लगभग 25 ऐसे ही प्रश्न डिस्कस करने वाला हूं, जिसमें आपके पास जवाब हो सकता है बेहतर हो और अलग हो। जो मैंने जवाब दिया है हो सकता है वो जवाब आपके अध्ययन और उत्तर से मैच ना कर रहे हो। कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने विवेक के अनुसार सही निर्णय करिए, क्योंकि आपका आग्रह सत्य के प्रति है। मुझे विदा दें। धन्यवाद। नमस्कार।